नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब प्रश्नों के बारे में हम एक-एक करके देख लेंगे, क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन रहे हैं आज के लिए। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस क्या-क्या करने वाले हैं, एक तो विश्व आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, विश्व मृदा दिवस के बारे में बात करेंगे और इसके अतिरिक्त विश्व मृदा दिवस के अलावा मोटे अनाजों के ऊपर जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ ही नेत्रिनों का विश्व कप के बारे में भी बात करेंगे, जिसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। और साथ ही मंदिरों में मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया है, इसके ऊपर जो खबर आई हुई है। इनके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि बाजरा के निर्यात में वृद्धि के लिए मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो ये कॉन्क्लेव का आयोजन जो किया जा रहा है, वो आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि बाजरे की वृद्धि के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित किया गया है, वो 2023 को पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे प्रस्ताव भारत सरकार या प्रयास भारत सरकार ने किए। सन 2018 में भारत सरकार ने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि बाजरा उत्पादन के लिए आपको सबसे पहले बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चिन्हित करना पड़ेगा। तो 2018 को जो फाओ को पत्र लिखा, अर्थात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को जो पत्र लिखा, उसी के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारत के कहने पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाजरा के उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो भारत दुनिया में बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। दूसरी चीज़, राजस्थान बतौर राज्य भारत में पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखना, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादक देश कौन सा है और भारत में सबसे ज़्यादा शीर्ष बाजरा का उत्पादक राज्य कौन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा। इसके अलावा अगर मिलेट्स की बात करें या मोटे अनाजों की बात करें, मोटे अनाज खाने के दृष्टिकोण से सबसे अच्छे अनाज माने जाते हैं, क्योंकि इनका पाचन, मानव शरीर का जो पाचन होता है वो बहुत बेहतर होता है इस मोटे अनाज के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो तीसरे नेत्रहीनों का T20 का विश्व कप का जो आयोजन किया जा रहा है, वो भारत में ही किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये आयोजन होगा वो 5 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में गुरुग्राम के भीतर। कहाँ होगा? तो गुरुग्राम के भीतर। गुरुग्राम का एक स्टेडियम है, ध्यान रखना। गुरुग्राम के स्टेडियम का नाम है ताऊ देवीलाल ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम। ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसमें बहुतेरी टीमें भाग ले रही हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। ये टीमें इस T20 के विश्व कप में भाग ले रही हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये नेत्रहीनों का तीसरा T20 विश्व कप है। बतौर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह इस चैंपियनशिप के या इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत में T20 विश्व कप का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? तो उत्तर आएगा आपका गुरुग्राम में। ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे? तो उत्तर आएगा आपका युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे। हाल ही में आपको पता है T20 का विश्व कप खत्म हुआ है और इस विश्व कप को जीता है इंग्लैंड के द्वारा। उपविजेता के रूप में इसमें रहा था आपका पाकिस्तान। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न भी तैयार हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में एक लंबा चौड़ा इतिहास है। शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास करूं तो थाईलैंड के एक शासक हैं, थाईलैंड के एक नरेश हैं, शासक हैं। उनका नाम है भूमिबोल अदुल्यादेज। भूमिबोल अदुल्यादेज। भूमिबोल अदुल्यादेज ने बहुत सारे प्रयास किए और वो प्रयास इसलिए किए थे कि भूमि के संरक्षण को काम किया जाए। तो इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस को मनाया। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इस अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस को जो मनाया गया, वो ये इन्हीं के जन्मदिन पर विशेष रूप से मनाया गया, क्योंकि प्रयास किसने किए? भूमिबोल अदुल्यादेज। कहाँ के शासक हैं? थाईलैंड के नरेश हैं भूमिबोल अदुल्यादेज। इन्हीं के प्रयास पर 5 दिसंबर को ये मनाया गया। रही बात 2022 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम ध्यान रखना, थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिन। ये 2022 के लिए थीम रही है विश्व मृदा दिवस के बारे में। बातें अगर और मृदा दिवस के बारे में मैं आपसे करूं तो ध्यान रखना, भारत में ICAR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जो आपका है वो मृदा के 8 प्रकार भारत भर में मानता है। इन 8 मृदा प्रकारों में से सबसे ज़्यादा जो विस्तार है आपकी मृदा का, वो है आपकी एलुवियल अर्थात जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। अगर आपको देखना हो तो ये जो भी नीले रंग में आप देख पा रहे हो, ये आपका जलोढ़ मिट्टी का भाग है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है, सबसे
उपजाऊ अर्थात फर्टाइल मिट्टी के रूप में इसे जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि गंगा और यमुना का दोआबी क्षेत्र सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। किसके लिए? गंगा और यमुना का दोआबी जो क्षेत्र है, दोआब है, ये दोआब आपका सबसे उपजाऊ माना जाता है एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर। अन्य संदर्भ बात करें तो आपको पता है एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी के बारे में दो बातें पूछी जाती हैं आपसे इंपॉर्टेंट वो ये कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी के बीच में। तो ध्यान रखना, बांगर मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो कि पुरानी मिट्टी होती है, वहाँ पर नदियों द्वारा बहा करके नई मिट्टी नहीं पहुंचाई जा चुकी होती है, और खादर मिट्टी वो होती है जहाँ पर नई मिट्टी नदियों द्वारा प्रवाह करके लाई जा चुकी है और वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। बहरहाल इसके अलावा और मिट्टियाँ भी हैं, जैसे चाहे ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी हो, या फिर आपकी रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी हो, लेटेराइट मिट्टी हो, इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल हो, या फिर एरिड अर्थात क्षारीय या लवणीय मृदा, जो भी आप कहना चाहें। तो ये आपकी मिट्टियों के अलग अलग बेसिक प्रकार हैं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आईसीआर के अनुसार भारत में कुल मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो उत्तर आएगा कुल 8 प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गीता महोत्सव पर राष्ट्रपति ने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को शुरू किया है। तो मन में जरूर प्रश्न होगा कि ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये समझिएगा कि गीता महोत्सव कहाँ होता है। देखो ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता के ऊपर बाकायदा व्याख्यान दिया था और गीता को उसी व्याख्यान को गीता के रूप में लिखा गया। तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति या महामहिम ने यात्रा करी गीता महोत्सव की। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हरियाणा में आयोजित किया जाता है और यहीं पर ही ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को शुरू किया है। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अब बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा कि ज़्यादातर भौतिक टिकट हमारे हाथ में होती है, अर्थात कागज़ के रूप में या स्लिप के रूप में। इस स्लिप को बेहतर तौर पे हम क्यों ना कैशलेस व्यवस्था के रूप में बनाएं कि कैशलेस एक व्यवस्था बनाई जाए, हर बस में ऐसी सिस्टम्स हो जिसमें आप कार्ड से अपनी पेमेंट कर पाएँ, या आपके मोबाइल पर ही मैसेज आए कि आपकी टिकट आपका यहाँ से यहाँ तक बन चुका है। तो इस व्यवस्था को ही ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम कहा जाता है। आमतौर पर सीधे कहें तो ये ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और साथ ही आपके जो भौतिक टिकट है इसको कम करने का भी प्रयास करेगा। तो इसीलिए ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा भारत का ये पहला राज्य होगा जहां पर ओपन टिकटिंग सिस्टम को शुरू किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। गीता महोत्सव पर राष्ट्रपति ने ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को शुरू किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय नौसेना जो है आपका, मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, या कह सकते हैं कि 3 सेनाएं भारत में वर्तमान में एक्टिव हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। बहुत जल्द अंतरिक्ष सेना की बात भी करी जाएगी, बनेगी, चौथा सेना के रूप में होगा। खैर 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे सबसे पुराना इतिहास की बात करें तो सन 1612 में इसकी स्थापना करी गई थी और स्थापना के रूप में माना जाता है कि वीर शिवाजी द्वारा, छत्रपति वीर शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसीलिए शिवाजी को फादर ऑफ नेवी कहा जाता है। तो वीर शिवाजी को नौसेना का पितामह भी कहा जाता है। इसके अलावा ये थोड़ा सा मेरे पास पुराना डेटा है, मैं इसको नहीं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेटा आपका वर्तमान में एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि ये डेटा बदलते रहते हैं। तो बहरहाल वीर शिवाजी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। अब मैं बात करूँ 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो उसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। ध्यान रखना कि 1971 के युद्ध में जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, इसका एक आपको पता है, इसका इतिहास अपना बांग्लादेश के रूप में है, लेकिन जो पश्चिमी आपका पाकिस्तान था वहाँ कराची के ऊपर 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसे ऑपरेशन ट्राइजेंट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ट्राइजेंट के माध्यम के द्वारा क्या किया गया, जो कराची के भीतर पाकिस्तान में नौसेना के मुख्यालय पर जो भंडारण टैंक थे उनको नष्ट कर दिया गया। इनमें लगभग कहा आंकड़ा ये है कि 4 नौकाओं में लगभग 500 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तो 500 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे 4 नौकाओं में, जिन्हें 4 दिसंबर 1971 को ट्राइजेंट ऑपरेशन के माध्यम से नष्ट किया गया था। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया, इसे ऑपरेशन पाइथन कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है या इसके बारे में कोई डेटा नहीं यहाँ पे चिपकाया है फोटो के रूप में, बट ध्यान रखना पाकिस्तान ने भी विरोध स्वरूप ऑपरेशन पाइथन चलाया था। भारत सरकार या इंडियन नेवी ने ट्राइजेंट ऑपरेशन शुरू किया था। ये कोई डेटा है कि INS निपात, INS निर्घट और INS वीर ने कराची में तबाही मचाई थी। ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान के कई जवान, मैंने आपको अभी बताया, 4 नौकाओं में 500 जवान मारे गए थे। तो उसी की स्मृति में कह सकते हैं एक तरीके के नौका दिवस या नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस के रूप में तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी हाल ही में रॉयल नेवी का जो आपका उसका स्लोगन था, या ऐसे कह सकते हो कि झंडे पर, नेवी के झंडे के ऊपर जो चिन्ह था उसे बदल दिया गया है। अब छत्रपति शिवाजी की ही नौसेना की तर्ज पर इसमें बाकायदा सिंबॉलिक चीज़ें रखी गई हैं, चाहे वो लंगर का प्रतीक हो या फिर मराठी भाषा में लिखा गया स्लोगन हो, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नया
हमारे झंडे का प्रतीक भी आ गया है, वो जो कि मराठा संस्कृति से ही प्रेरित है। नौसेना प्रमुख के रूप में भी वर्तमान में अगर बात करें तो नौसेना प्रमुख हमारे वर्तमान में है 25वें नौसेना प्रमुख हैं, उनका नाम है आर हरि कुमार। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी पता रहेगा कि आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। थल सेना की बात करें तो थल सेना के 29वें प्रमुख हैं, उनका नाम है आपका लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, और मनोज पांडे जी इंजीनियर कोर्स से बनने वाले पहले थल सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा 27वें हैं आपके वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेकराम चौधरी साहब। तो ये तो बात हो गई आपकी नेवी से रिलेटेड, ये बात हो गई वायुसेना संबंधित और साथ साथ थल सेना से संबंध में भी। अगली बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय सुनाया है जो कि सराहनीय है। निर्णय ये है कि अब आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे मंदिर के परिसर के भीतर। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को प्रत्येक मंदिर के बाहर, प्रत्येक मंदिर में एक लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी हो गया। तो प्रत्येक मंदिर अब बहुत जल्दी आपको एक लॉकर सुविधा मुहैया कराएगा, और लॉकर सुविधा में आप बाकायदा अपने मोबाइल, सेल फोन जो भी होगा आप जो जमा कर पाएंगे, यानी कि मंदिर परिसर में जाना आपको वैलिड नहीं रहेगा। आमतौर पर लोग सेल्फीज़ के चक्कर में दर्शन करना या अध्यात्म का जो आवश्यकता है उसको भूल करके केवल मोबाइल फ़ोन में ही व्यस्त हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके मद्रास हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया हुआ है। तो सौराष्ट्र की टीम ने जीता हुआ है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट है महत्वपूर्ण हम उन सारे फैक्टों को देखेंगे। सबसे पहली बात तो जो 2022-23 की विजय हजारे ट्रॉफी हुई, इसके बारे में ध्यान रखना, इसे रणजी ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त रणजी ट्रॉफी के अलावा इसकी अगर मैं शुरुआत बात करूं तो 1934 में बीसीसीआई, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, 1934 में इसको बीसीसीआई के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर और बात करें तो हम इसके अलावा होस्ट, अब जाहिर सी बात है भारत में ही इसका आयोजन होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें नीचे हैं जो आपको देखना पड़ेगा, एक हिसाब से देख लीजिएगा कि इसका चैंपियन कौन रहा, विजेता कौन रहा। तो इसका विजेता रहा सौराष्ट्र, ये इसका दूसरी बार का टाइटल था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता है। इसके अलावा महाराष्ट्र इसका उपविजेता रहा। सनद रहे इस बात का कि इससे पूर्व में मध्य प्रदेश ने इस चैंपियनशिप को जीता था, और अभी कुछ दिन पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट लगातार हो रहे थे उनमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी रहा कि रणजी या फिर अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी को किस टीम के द्वारा जीता गया है। तो उत्तर आएगा आपका मध्य प्रदेश ने पूर्ववर्ती, और अभी की बात करें तो सौराष्ट्र ने किसको हरा करके, महाराष्ट्र को हरा करके। ध्यान रखना, प्लेयर ऑफ द जो सीरीज चुना गए हैं वो महाराष्ट्र के खेलने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने कीर्तिमान बनाया था कि एक ओवर में 7 छक्के लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो नारायण जगदीशन ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हुए हैं जयदेव उनादकट ने 19 विकेट लिए हैं, सौराष्ट्र से ही खेलते हैं। साथ ही अगर नारायण जगदीशन की बात करें तो 830 रन बनाए और तमिलनाडु से खेलते हैं। जो आपकी रणजी चैंपियनशिप ट्रॉफी है, या अगर मैं बात करूं विजय हजारे ट्रॉफी है, ये विशेष रूप से क्षेत्र और साथ ही में राज्यों के बीच में खेली जाने वाली चैंपियनशिप है। तो आशा करता हूं आपके जो फैक्ट हैं यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर कि गोवा में अभी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो आपको ये यहाँ पर फैक्ट भी लिखे हुए हैं कि 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच इसका आयोजन कला एकेडमी पंजिम में किया जाएगा। ये 9th क्रम का आपका होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 9th क्रम का ये एक प्रकार का आयुर्वेद का कांग्रेस है, वो भी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बता दूं जो निकल करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअली रूप से 3 चीज़ों का एक उद्घाटन किया है, यानी 3 ऐसे संस्थान हैं जो कि आपके आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। एक तो गोवा का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये गोवा में है। आयुर्वेद संस्थान ये गोवा में ही है, एक तो इसका उद्घाटन किया। दूसरा, ये गोवा में ही है, मैं लिखे भी दे रहा हूँ, ये गोवा में ही है। दूसरा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र। तो राष्ट्रीय यूनानी जो चिकित्सा केंद्र है आपका, इसका जो उद्घाटन किया गया वो गाजियाबाद में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम के बेस में आपसे ये पूछ ले कि बताइए गाजियाबाद में भी हाल ही में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन के दौरान किस संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर आएगा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। इसके अलावा तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, और ये संस्थान जो खोला गया वो दिल्ली में खोला गया है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये दिल्ली में खोला गया है, एक गाजियाबाद में और एक गोवा में खोला गया है। मेन मोटो क्या है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो सेशन देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।